हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शेयरिंग सेतु तथा बीन सेतु के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दो सेतु पर पहले एडवांस से डिस्कशन कर लिया है, एसी सेतु और मैक्सवेल सेतु। एसी सेतु के साथ ही हमने बीटीसी जो व्हीटस्टोन सेतु है उस पर ही हमने एक बेसिकली डिस्कशन किया था। हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं शेयरिंग सेतु और बीन सेतु के ऊपर। तो शेयरिंग सेतु क्या होता है, तो चलो उसका एक फिगर देखते हैं और इससे हमें बहुत कुछ थ्योरी लिखने में सहायता मिल जाएगी। इसमें क्या करते हैं, एक संधारित्र की धारिता दी हुई होती है, उसके माध्यम से हम दूसरे संधारित्र की धारिता ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, ज्ञात करते हैं। इसमें भुजा ए बी में अब आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो ये सारी बातें आप थ्योरी में लिख सकते हैं कि भुजा ए बी में क्या लगा हुआ है। तो भुजा ए बी में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R1, साथ में एक प्रमाणिक संधारित्र C1 लगा है। भुजा बी सी में एक संधारित्र C2 लगा हुआ है। भुजा सी से लेकर डी में एक प्रतिरोध लगा है और एक संधारित्र लगा है जिसकी हमें धारिता ज्ञात करनी है। भुजा ए डी में या डी ए में कह सकते हैं एक प्रमाणिक प्रतिरोध लगा हुआ है। ए और सी के बीच में एक विभव स्रोत लगा हुआ है, वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है, और बी और डी के बीच में एक डिटेक्टर लगा हुआ है, संसूचक लगा हुआ है, हेडफोन जिसको कहते हैं, हेडफोन लगी हुई है संसूचक, जिसमें अगर नॉइस आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं बी और डी पर विभव अलग अलग है। अगर दोनों पर विभव समान हो जाएगा बी और डी पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेतु है वह संतुलन की अवस्था को प्राप्त हो चुका है। अब बात करते हैं इस तरह से Y1, जिसको कि हम एडमिटेंस कहते हैं। अब इसके बारे में आप एडमिटेंस को पढ़ना चाहते हैं, आप इम्पीडेंस के बारे में जानना है, तो आप मेरा जो लास्ट वीडियो है उसको अच्छे से देखें। प्रत्यावर्ती धाराओं से संबंधित परिभाषाएं हैं, बहुत सारी बेसिक परिभाषाएं, प्रतिरोध क्या होता है, प्रवेश्यता या एडमिटेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, सारा का सारा लगभग हमने उसमें डिटेल डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ चलते हैं हम लोग। Y1 बराबर कितना होता है, मैं जानता हूँ 1/Z1 होगा, इसका अपोजिट होता है 1/Z1 होगा। और ये कितने की किसके इक्वल होगा, तो ये होगा 1/R1 प्लस J⍵C1 के। तो ये तो फर्स्ट टर्म के लिए है। अगर मैं इसका Z2 की बात करूं तो Z2 कितना होगा, तो ये होगा 1/J⍵C2, ठीक है, Z2 होगा। Z3 की बात करूं मैं अगर, तो ये होगा R3 के बराबर। और अगर मैं Z4 की बात करूं आपसे तो होगा R प्लस 1/J⍵C, ठीक है। संधारित्र को हम इस तरह से जोड़ते हैं इसमें, और रेजिस्टेंस तो नॉर्मली जुड़ता है। अगर यहाँ पर ये अलग अलग स्थिति में बनती हैं, जैसे कि अगर वो समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में, तो उस आधार पर हम इनको जोड़ते हैं, या सीरीज में या पैरेलल हैं। तो इस प्रकार से Y1 के लिए Z1 वाली पॉलिसी होगी, Z2 की वैल्यू, Z3 और Z4 आप इसको लिख लें आसानी से, या स्क्रीनशॉट ले लें तो आप बाद में लिख सकते हैं। चलिए, वैसे ये चारों वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई हैं जो मैं वहाँ लास्ट में आपको बता के आया, पर वो क्या वहाँ इसलिए अलग से लिखी ताकि आपको उसी चित्र के साथ में समझ में आ सके। जब हम इसको संतुलित अवस्था में लाना होता है तो सबसे पहले हम प्रमाणिक प्रतिरोध R3 को संतुलित अवस्था में लाते हैं, फिर किसको लाते हैं, फिर C1 को समंजित करते हैं, ठीक है। इससे R3 को जब हम समंजित करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हेडफोन में जो ध्वनि आती है, डिटेक्टर में जो हमें नॉइस आता है वो बहुत हल्का आने लगता है। फिर उसके बाद जब C1 को समंजित करते हैं इससे क्या होता है, वो जो ध्वनि है वो सुनाई नहीं देती, मतलब जीरो हो जाती है। तो संतुलित अवस्था में Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, ये वाला हम जो एसी सेतु के लिए भी यही पढ़ के आए थे, मैक्सवेल सेतु के लिए शर्त पढ़ के आए थे, शर्त हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर मैं Z1 को क्या लिख दूँ, 1/Y1 लिख दूँ, Z4 जो कहते हैं Z2 Z3, तो मैं Z4 बराबर क्या हो जाएगा, इधर Y1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Y1 यहाँ आ जाएगा, तो Z2 Z3 और ये Y1, ये इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। Z4 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने Z4 की वैल्यू अपन वहाँ लास्ट में नोट करके आया, तो Z4 की वैल्यू रखी हमने
Z3 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू, Z1 की वैल्यू रख दी, तीनों वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब हम ये जानते हैं इस वाले को, इस वैल्यू को अगर मैं न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये इस फॉर्म में इस तरह से हमें मिलती है, मतलब अपोजिट जे हमेशा ऊपर जाएगा, सिंबल नेगेटिव हो जाता है और ओमेगा सी नीचे रहता है। इतना ध्यान रखना बस आपको, जो जे है ऊपर चला जाएगा और सिंबल नेगेटिव हो जाएगा। बाकी हमारा सारा का सारा सेम टू सेम है, कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, इनका आप अगर हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं तब, तो अब क्या बचता है, काल्पनिक पद जो थे जिनमें मतलब जे का पद है ये दोनों काल्पनिक हैं, मतलब इमेजिनरी, ये दोनों रियल है। तो इन दोनों को हमने आमने सामने लिख लिया, R = R3 अपॉन C1 अपॉन C2, और इसको यहाँ ले लिया 1 अपॉन ओमेगा सी, जे को नहीं लेंगे क्योंकि ये काल्पनिक पद है, और बाकी इसको ले लिया। या फिर हम इसको कह सकते हैं C = R1 C2 R3। तो इस प्रकार से हम जो है एक शेयरिंग सेतु को हम समझ पाते हैं। और शेयरिंग सेतु के विषय में हमें इतना पता चलने के बाद अगर हमें R1 R2 और C2 की R3 और C2 की वैल्यू पता है तो हम धारिता C बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ R1 चाहिए, C2 चाहिए और R3 चाहिए, वैल्यू पता है तो हम इसके माध्यम से जो शेयरिंग सेतु के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि BSc में जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो सबसे आसान ये 4 सेतु बहुत आसान है चारों ही, और अगर आप थोड़ा तैयार कर लें पेपर में आपको आसानी से एक आध मिल जाएगा। ये नहीं तो आगे मैं जब पढ़ाऊंगा आपको नॉर्टन प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, तो वो मिल जाएंगी, और हो सकता है 5 या 10 या 15 नंबर तक का भी कंटेंट आपको इस चैप्टर में से मिल जाए। तो आप इसको अच्छे तैयार कर लें, और बहुत छोटे छोटे हैं, 4-4 6-6 लाइन का ही कंसेप्ट होता है, और एक मेनली आपको फिगर याद करना है जिसके थ्रू आप इसका थोड़ा स्ट्रक्चर जो डेफिनेशन वो समझा पाएँ कि हाँ इसमें ए बी यहाँ लगा हुआ है, ए बी में ये यहाँ प्रतिरोध लगा है, और यहाँ पर आकर के एक हमने संधारित्र लगा दिया, ये सब बातें आप वहाँ समझा पाएँ। तो स्ट्रक्चर अच्छे से याद करें स्पेशली, और थोड़ा सा डेरिवेशन 4 या 5 लाइन का है। चलते हैं दोस्तों दूसरे सेतु की ओर, ये है वाइन सेतु, और वीन सेतु का हमने परिपथ यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो इसमें क्या क्या है, तो इसका उपयोग क्यों होता है, तो इसका उपयोग होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करने में। क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करने में। अब इसमें क्या क्या लगा हुआ है, देखो ए बी भुजा में लगा हुआ है, एक संधारित्र लगा हुआ है C1, एक प्रमाणिक प्रतिरोध लगा हुआ है। अब BC भुजा की बात करते हैं। ठीक है, दोनों किस में लगे हैं, दोनों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं यहाँ पे। अब भुजा AD की बात कर लें चलो पहले, तो R3 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो R3 सिंपल सा है तो R3 लगा हुआ है, CD में R4 लगा है। अब मेन बात रहेगी BC की। ठीक है, तो जो BC है इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो R3 का जो पहले देख लेते हैं, R3 की जो वैल्यू होगी वो R4 से डबल रहती है। ठीक है, तो इस तरह दोनों संधारित्रों की जो धारिताएं हैं वो लगभग लगभग बराबर रहेंगी। तो पहली शर्त तो ये देख लें, R3 की वैल्यू क्या रहेगी, 2R4 रहेगी, लगभग दुगनी रहेगी R4 से। ठीक है, जो संधारित्र लगे हैं C1 C2 इन दोनों की धारिता कैपेसिटी इक्वल है, मतलब C1 = क्या है, C2 है, दूसरी शर्त ये हो गई। R1 R2 लगभग बराबर हैं। ठीक है, तो अब विकर्ण AC में, ठीक है, अब विकर्ण AC में क्या लगा हुआ है, तो यहाँ एक प्रमाणिक संधारित्र लगा हुआ था। ठीक है, ये प्रमाणिक प्रतिरोध लगा और एक संधारित्र लगा, दोनों पैरेलल क्रम में है। तो ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं, तो यह एक हमने AC के बीच में वही वोल्टेज स्रोत जो लगा आ रहा था, और BD के बीच में संसूचक या डिटेक्टर या हेडफोन जिसको कहते हैं हम लोग, वो लगा दिए। अब यहाँ से क्या मिलता है हमें, तो चलो देखते हैं यहाँ से क्या मिला हमें। तो हमें सबसे पहली चीज़ मिली Z1 होगा R1 + j⍵C1। अगर आप चाहें तो इसको वही मैंने लास्ट में जो हमने लास्ट वाले इसमें यूज किया था शेयरिंग सेतु में, अगर इसको हम न्यूमेरिक सिचुएशन में लिखना चाहते हैं तो R1 + j⍵C1, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस आएगा यहाँ पे, ये माइनस। ठीक है, तो इसको इस सिचुएशन में भी लिख सकते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लेना। सेकंड बात करते हैं अब हम दूसरे वाले की, तो यह Y2। तो Y2 बराबर कितना होगा, 1/Z2। तो इसको क्या लिखता हूँ, 1/R2। ठीक है, R2 है ये।
प्लस 1/r2 प्लस, ये जगह थोड़ी कम लग रही है, 1/r2 प्लस r2 में प्लस है, ठीक है, जे ओमेगा C2, 1/r2 प्लस जे ओमेगा C2। Z3 कितना होगा तो R3 होगा, और Z4 कितना होगा तो R4 होगा, ठीक है। ये वाला जो है इसमें पार्ट है, ये इसमें ऐड है 1/r2 प्लस जे ओमेगा C2, ठीक है। तो इसको आगे भी अभी अगले उस पेज में आपको देखने को मिलेगा। ये चलते हैं अगले पेज पे। तो अगला पेज हमारा देखो, ये सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास थी, R1 Z1 इक्वल टू है R1 प्लस जे ओमेगा C1, ठीक है। तो ये चारों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। हम बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है इसमें। तो हमें R2 को समंजित करना है इसमें सबसे पहले, ठीक है। और उसको समंजित करेंगे तो इससे क्या होगा, सेतु जो है वो संतुलित अवस्था में बैलेंस में आ जाएगा, जिससे हेडफोन में कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। जब आवाज़ नहीं आएगी तो हमारी शर्त क्या थी संतुलन की, Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, या फिर मैं अगर Z3 बाहर रखता हूँ यहाँ पे तो ये Z2 इसके डिवाइड में आ गया यहाँ पे। और अगर मैं Z3 की वैल्यू चाहता हूँ, Z3 के लिए Z1 जो गतियों रखने तो Z4 जो गतियों रखने, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या होता है 1/y लिख सकते हैं हम, लास्ट लिख के आए हैं 1/y2, ठीक है। तो इसको ये लिख दिया हमने। अब हमने चारों की वैल्यू पुट कर दी, Z1 की वैल्यू, Z4 की वैल्यू है, Y2 की वैल्यू है, और ये R3 की, दो हम वैल्यू पहले ही फाइंड करके आए हैं। मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू को, इस वाले को हम अगर न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं तो R1 जो का रहता है, आगे प्लस के नेगेटिव हो जाएगा, जे ऊपर चला जाता है, ठीक है। ओमेगा C1 जो कहते हैं, R4 जो कहते हैं, ये अपनी सिचुएशन जो कहते हैं। अब यहाँ से हम क्या करें, अगर इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो R1 इसका अंदर मल्टीप्लाई R4/R2, और इसको हम जब पूरा तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो हमें सॉल्व होने के बाद ये मिलता है। और इसका जब हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक पदों को बराबर करके रखते देखते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है, तो वास्तविक और काल्पनिक पदों को बराबर रखने पर R3 इक्वल टू होता है R1 R4/R2 और C2 R4/C1। ये दूसरा यहाँ से ये सेकंड पार्ट है, तो ये इसके बराबर में हमें 0 मिलता है। इसको हम ओमेगा स्क्वायर, जब ये वाला जो टर्म है ये इस तरफ आ जाएगा, ओमेगा यहाँ आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। C1 R1 R4 यहाँ नीचे आ जाएंगे, ठीक है। R4 से R4 कट जाएगा जब ये सामने जाएगा इसके, तो ठीक है। तो C1 C2/R1/R2 बचेगा। अगर R1 R2 और R इक्वल हो, C1 C2 C की वैल्यू इक्वल हो, तो हम क्या पढ़ के आए थे, R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R4 हो जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू कितना होगा 1/RC होगा। मतलब इसका मतलब प्रयोग में हमने क्या किया था कि R3 को क्या रखना पड़ेगा, 2R4 के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या करना है, R2 को समंजित करके R1 के बराबर करना है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, R की वैल्यू मिल जाएगी। जब R की और C की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी तो उसका सूत्र से हम ओमेगा इक्वल टू 1/RC ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में दोनों सेतुओं को समझा, और हमने इस तरह से BSc के जो फर्स्ट ईयर के हैं सेतु, जो 4 सेतु लगभग सिलेबस में हैं, उन चारों सेतु को हम समझ चुके हैं। तो दोस्तों आपको अगर इसके बाद भी कोई आपके दिमाग में क्वेरी हो तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दें, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा। और आपका जिस भी कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर उसको कमेंट में बॉक्स में बताएं, तो हम उस कॉन्सेप्ट पर ही पर्टिकुलर वीडियो बना सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें तो आप उनको शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आपके लिए बहुत बहुत